ओके गाइस, तो अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्लूइड मैकेनिक्स में। दो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, पहली आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन, दूसरी है बर्नौलीज इक्वेशन। तो पहले फटाफट से देखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। तो तुम्हारे पास कोई फ्लूइड है जो ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, मतलब कुछ अजीब सा शेप है इस पाइप का। यहाँ पे एरिया है आपका A3, यहाँ पे एरिया है A2, यहाँ पे एरिया है A1, ठीक है। और यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड है V1, यहाँ पे स्पीड है V2, यहाँ पे स्पीड है V3, ठीक है। फ्लूइड की स्पीड है V1 V2 V3, एरिया से A1 A2 A3। अब ये जो है ना, ये पाइप्स है, ठीक है, ये पाइप है, तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा सर्कल टाइप दिखेगा, ठीक है। तो ये वो एरिया मैंने साइड व्यू दिखाया है ताकि A1 A2 तुम्हें क्लियरली दिखे। तो इसमें ये फॉर्मूला आता है कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू A3 V3 एंड सो ऑन। ये कांस्टेंट होता है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, AV इक्वल टू कांस्टेंट थ्रू आउट द लिक्विड, ठीक है। ये एक इक्वेशन होती है। अब इसमें कंडीशन ये होती है कि आपका जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फ्लूइड गैस में भी चल जाता है, डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर डेंसिटी चेंज हो रही है तो AV रो इक्वल टू कांस्टेंट कर दो, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है कि रो यूजुअली कांस्टेंट रहता है, तो रो पर हटा के ये याद रख लेते हैं, ठीक है। तो ये अब कैसे आता है, बेसिकली ये इस चीज़ से आता है कि यार मास ऑफ लिक्विड जो होता है ना वो कंजर्व रहेगा, मास ऑफ फ्लूइड कंजर्व रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे m मास अगर मूव हो रहा है ना, तो अब ऐसा तो है नहीं कि इस पाइप के अंदर की मास क्रिएट हो गया, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जितना मास एग्जिट होगा वो भी तो सेम होगा ना, मतलब जितना एंटर उतना ही एग्जिट होगा। तो कितना क्या, तो मास क्या होता है, रो इंटू वी। तो रो 1 इंटू V1 इक्वल टू रो 2 इंटू V2, ठीक है। अब रो 1 तो चलो ठीक है, V1 कितना होगा, A1 इंटू dx, ठीक है। अगर dx डिस्टेंस इसको मानो dx1 इक्वल टू रो 2 इंटू A2 इंटू dx2। अब ये देखो कि dx1 कितना है, V1 dt, और dx2 कितना है, V2 dt। काटो dt dt, तो क्या आ गया, रो 1 V1 A1 इक्वल टू रो 2 V2 A2, और ये अपना ये है, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत क्विक प्रूफ था। तो बेसिकली ये कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मास। तो A भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, A रो भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी पहली इक्वेशन इस चैप्टर की, सॉरी इस मॉड्यूल की। ठीक है भाई, तो अब अपन बात करते हैं इसके बाद की, कि एक और चीज़ होती है जो होता है बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसमें कैसा भी तुम्हारा एक अजीबोगरीब लिक्विड है, उसमें कोई पॉइंट कंसिडर करो, उस पर P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू जीरो, सॉरी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। अभी मैंने क्या लिखा बताता हूँ। इसका मतलब ये कि तुम इस पूरे लिक्विड में कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये वो कोई सा भी पॉइंट ले लो, इस पे ये क्वांटिटी, अगर इस पॉइंट की हाइट h है, मतलब कोई कॉमन रेफरेंस लेवल से h है, अगर यहाँ पे स्पीड ऑफ लिक्विड v है और यहाँ पे डेंसिटी रो है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा ना, यहाँ पे प्रेशर p है, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अगर तुम ये लोगे तो यहाँ पे v चेंज हो जाएगा, h चेंज हो जाएगा, p चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो क्वांटिटी है ये चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। तो अब ये क्या बता रही है, ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बता रहा है, ठीक है। जैसे ये जो पॉइंट है यहाँ पे रो जी एच एक तरह से तुम्हें एम जी एच की याद दिला रहा है, क्योंकि रो भी तो मास को रिप्रेजेंट कर रही है एक तरह से, ठीक है। तो ये परसेंटेज पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाफ रो वी स्क्वायर, ये हाफ एम वी स्क्वायर की याद दिला रहा है। तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। पी एक तरह से एक इनिशियल स्टेट एनर्जी बता सकता है, वैसा कह सकते हो कि इनिशियली कितनी एनर्जी थी, वैसा कुछ मान लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका बर्नौलीज इक्वेशन, ओके। तो अब बर्नौलीज इक्वेशन और क्या कहते हैं उसको, कंटिन्यूटी इक्वेशन बहुत यूजफुल है, याद होनी चाहिए अच्छे से। इसको ऐसे याद रखोगे तो इजीली याद रहेगी, ठीक है। ये याद होनी चाहिए, दोनों इनसे क्वेश्चन बनते हैं और आते भी हैं। तो अब इस चैप्टर में अब ये जो इक्वेशंस हैं, इनमें क्या कंडीशंस हैं, तो ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट कब लगेगा, जब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो, ठीक है, ये कंडीशन है। ए वी इंटू रो कर देंगे तो वो हर बार वैलिड है, क्यों, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही हो गया, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि यार यहाँ पे ऐसे लीकेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो चीज़ देखो एक अलग चीज़ होती है। तो अपन क्या लिखेंगे कि इसका A1 V1 इक्वल टू इसका A2 V2 प्लस इसका A3 V3। तो वो चीज़ें अपन कर सकते हैं समझ से, बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है। इसमें मतलब ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, ब्रांचिंग है तो अपन को ऐसे करना पड़ेगा, फिर इंडिविजुअली अपन को A1 V1 वगैरह करने पड़ेंगे। तो ये होता है अपना पहला रूल, ठीक है, कंडीशन, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है, इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि एनर्जी का लॉस बेसिकली नहीं हो रहा है। इसका डेरिवेशन अगर आप देखो एनसीईआरटी में, एचसी वर्मा में, तो एनर्जी कंजर्वेशन से होता है, ओके। तो एनर्जी कंजर्वेशन की कंडीशन क्या रहती है, किसी तरह का एनर्जी लॉस नहीं हो,
कंजर्वेटिव फोर्सेस हो सारे। तो यहाँ पे किसी भी तरह की ऐसी वॉर्टेक्स फॉर्मेशन होगी। वॉर्टेक्स फॉर्मेशन मतलब कि ऐसे पानी आपस में, मतलब टर्बुलेंस जिसको कहते हैं। टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है कि आपका जो लिक्विड, मतलब टर्बुलेंस से मैं कैसे समझाऊँ इतनी में, टर्बुलेंस बेसिकली एक ऐसा फिनोमेनन होता है जो ये बता रहा है कि तुम्हारा जो लिक्विड है वो ऐसे फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ समझ सकते हो, ठीक है। ये आपका जैसे लिक्विड एकदम बस मस्त बहता है ना, कभी कभी पानी दिखता है, ये क्या कहते हैं उसको, रिवर बेड्स वगैरह में दिखता है, इतना पानी होता है। और कभी कभी आप देखना नल अगर तेज से खोलोगे ना तो ब्रर्र ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है टर्बुलेंट फ्लो, ये होता है लैमिनर फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो, ऐसा कह सकते हैं। ये कोई एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशंस नहीं है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे समझ सकते हैं, ओके। तो अगर आपके लिक्विड में इस तरह का कुछ हो रहा है, अब इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स कोलाइड होंगे तो एनर्जी का कहीं ना कहीं लॉस होता है, ओके। तो आपकी जो एनर्जी है अगर इस तरीके से लूज नहीं हो रही है, उसको कहते हैं, उसके अंदर ये वैलिड है, ठीक है। तो उसमें वैसे अब देखो आईआईटी में 99.99% क्वेश्चंस जो आएंगे ना उनमें बता रखा होगा कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, या चलो इनकम्प्रेसिबल वाले फिर भी कभी कभी पूछ लेते हैं क्योंकि इसमें हमें फॉर्मूला पता है कि रो वी इंटू ए। वो बोलेंगे कि ये लिक्विड है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, आइडियल फ्लूइड है, ठीक है, या इसमें किसी तरह का फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा बोल देंगे वो, ठीक है। तो चिंता करने की ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपन इस क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छा सा, जिससे तुम्हें दोनों चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये एक क्वेश्चन काफ़ी कॉमन रहता है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है ये, मतलब इससे सारी चीज़ें बंदा सीख जाता है कि आपको, हमने यहाँ पे एक कंटेनर दे रखा है जिसमें हाइट h तक फिल्ड है फ्लूइड, ठीक है, ये हाइट h है, यहाँ का एरिया है A1 और यहाँ पे एक होल है, ठीक है, एक होल है जिसका एरिया है A2। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ये, अब देखो ये होल, पहले तो चलो इस पर कुछ लगा हुआ था स्टॉपर वगैरह, तो ये यहाँ पे बैठा हुआ था, अब हमने स्टॉपर हटा दिया, ठीक है, हमने स्टॉपर हटा दिया। तो अब स्टॉपर हटा दिया ना भाई, तो पता है क्या होगा, स्टॉपर हटाने से इसमें क्या होगा कि ये पानी बाहर बहेगा, ठीक है, पानी ऐसे ऐसे बाहर बहेगा, तो यहाँ पे भी लेवल कम होने लग जाएगा। तो यहाँ पे मान लो V1 स्पीड से कम आ रहा है, तो यहाँ पे V2 स्पीड से बाहर आएगा। तो हमें पूछा कि किस स्पीड से ये फ्लो होगा बाहर पानी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह की चीज़ें सोची होगी ना तूने बचपन में, कभी कुछ खोला होगा नल वल, या कोई टंकी होगी तुम्हारे घर में, छेद किए होंगे बचपन में, जो बदमाश बच्चे थे जो बचपन में उन्होंने, है ना। तो अपन इसकी बात करते हैं। तो यार यहाँ पे पहली चीज़ जो मैंने पहले भी बताई कि अगर ये लिक्विड बाहर जा रहा है V1 या V2 स्पीड से, तो यहाँ पे लेवल कम होगा क्योंकि पानी कम हो रहा है टंकी में, ठीक है। तो अपन सबसे पहले कंटिन्यूटी क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ से यहाँ के बीच में, तो क्या लिखेंगे, A1 इंटू V1 इक्वल टू A2 इंटू V2। अब मैंने क्वेश्चन में बोला था कि आइडियल फ्लूइड है, नहीं बोला तो अभी सुन लो, आइडियल फ्लूइड है, तो इसमें किसी तरह का कंप्रेशन, एनर्जी लॉस कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और आईआईटी में क्वेश्चन भी ये है कि पहली क्वेश्चन। दूसरे में आप यहाँ पे ये लगा दो, तो यहाँ का प्रेशर कितना है, ठीक है, जस्ट यहाँ का जो पॉइंट है इस पे अपन देखते हैं कितना प्रेशर है, ठीक है। तो PA होगा क्योंकि वो जस्ट फ्लूइड में डूबा है, तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो प्रेशर एक्स्ट्रा रो V1 स्क्वायर प्लस रो G इंटू H, यहाँ पे 0 मान लो H का, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना कि यहाँ पे हम पॉइंट ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं, पानी जब फ्लो होगा ना बाहर तो यहाँ पे आ जाएगा पानी, तो पानी यहाँ आके फिर बाहर निकलेगा ना, यहाँ पे बाहर निकले हुए पानी की बात कर रही है। यहाँ पे जो चीज़ है वो फिर भी रेस्ट पे है ना थोड़ी बहुत, यहाँ पे निकल के बाद जो नल का पानी वो करके बाहर आएगा। तो ये पॉइंट अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, रो GH प्लस P नहीं होगा, यहाँ पे प्रेशर केवल PA होगा। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल जो है वो बाहर आ चुका है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ चुका है, उस पर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। अगर ये पार्टिकल हम यहाँ का कंसिडर करते तो वहाँ पे रो GH आता, वहाँ की स्पीड भी कम होती, लेकिन पार्टिकल जब बाहर आता है ना तब उसकी स्पीड बढ़ती है, ठीक है। अब हम समझेंगे इस इक्वेशन के बाद कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे PA आएगा, ये अब समझ जाओ, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस MGH तो 0, रो GH तो 0 है, तो ये कटा, ये कटा, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, एक इक्वेशन अपने पास आई ये कि V2 स्क्वायर इक्वल टू 2 रो GH प्लस V1 स्क्वायर, ओके। ये यहाँ डालो तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास कि तो बस कुछ ऐसा आएगा कि V1 की जगह अपन ये डाल देते हैं, V2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस A2 बाई A1 का स्क्वायर इक्वल टू 2GH। इससे सॉल्व कर लोगे। अब कुछ लोग ये फॉर्मूला याद रखते हैं, फिर क्यों रख रहे हो, ऐसे टाइम पास क्यों कर रहे हो तुम लोग यार, नहीं रखनी है याद, हमें इक्वेशन याद होनी चाहिए यार, ये लगाया उसके बाद तो क्या है, स्टेप ही तो सॉल्व करने हैं,
ठीक है। इस इक्वेशन में तुम वैल्यू ढूंढ ढूंढ के करोगे ना, वैल्यू याद करोगे, इक्वेशन याद करोगे ना, इतनी देर में तुम ये एक इक्वेशन लिखी, ये इक्वेशन लिखी, एक और स्टेप में ये आया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, खत्म बात। ठीक है। तो ये फॉर्मूले वगैरह पे मत जाओ, तुम ध्यान दो कि अपन कॉन्सेप्ट समझे। ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम ध्यान दो कि ये बर्नौली इक्वेशन बता क्या रही है। बेसिकली आपको ये बता रही है कि प्रेशर की जो पानी है ना, उसकी एनर्जी 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। पहला प्रेशर, दूसरा स्पीड, और चौथा उसकी, तीसरा उसकी हाइट। ठीक है। अपन उसको समझते हैं फिजिकली। ठीक है। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ कि पानी जैसे टंकी में पड़ा हुआ है ऊपर रेस्ट पे, वहाँ पे प्रेशर ठीक है, वेलोसिटी भी ठीक है, लेकिन उसके पास एनर्जी किस फॉर्म में, हाइट के फॉर्म में। तो तुम वो टंकी तोड़ दोगे ना तो पानी एकदम ब्रर करके नीचे आएगा। ठीक है। या जैसे सुनामी वेव्स है, वो बहुत जैसे वो हाई वेव्स होती है ना, जो ऊंची वाली वेव्स है, वो ज़्यादा डैमेजिंग होती है। क्यों? वहाँ पे एनर्जी जो स्टोर्ड है, वहाँ पे प्रेशर का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। स्पीड तो चलो सब जगह होती है, वहाँ हाइट बहुत ज़्यादा, तो हाइट के फॉर्म में वहाँ एनर्जी स्टोर्ड है। अब जैसे ये पानी बाहर आया, ठीक है, पानी अब जैसे यहाँ पे आया, यहाँ के, अब ठीक है, अब तुम यहाँ से, अब देखो, अगर तुम्हें ये समझना है कि यार स्पीड से पानी बाहर क्यों आएगा, यहाँ पे प्रेशर पी है क्यों है, तो उसकी बात समझाता हूँ मैं तुम्हें। तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर तुम देखो, पानी के अंदर वाला पॉइंट, मतलब टैंक के अंदर का कोई पॉइंट देखो यहाँ पे, ठीक है, तो तुम्हारा टैंक देखना, उसमें सोचो कि तुम अगर टैंक में एक उंगली करके छेद कर दो, तो पानी आपका जो जस्ट बाहर निकल रहा है वो एकदम करके निकलेगा, एकदम तेज। लेकिन आप जस्ट अंदर अगर जाओगे ना उस पानी के, तो वो क्या तेज मूव हो रहा है, लेकिन इतना तेज नहीं हो रहा। मतलब जैसे तुम्हारे छेद, जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये तुम्हारा छेद है तुम्हारी टंकी का, तो यहाँ पे जो पानी है वो मूव हो रहा है फास्ट, लेकिन इतना तेज नहीं हो रहा। अब ये वाला पानी तो एकदम ऐसे ऐसे जाएगा, ये हो सकता है ऐसे ऐसे जा रहा हो, लेकिन इतना तेज नहीं। तो वो क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ का जो पानी था उसकी जो हाइट थी वो यहाँ के प्रेशर प्लस उसकी वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पे प्रेशर भी है इस पानी में, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर के फॉर्म में भी एनर्जी स्टोर्ड हो गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना प्रेशर है, P प्लस रो जी एच। अब ये जब पानी बाहर आएगा ना जस्ट, तो ये एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आएगा। ठीक है, तो प्रेशर हो गया कम, तो जो प्रेशर की, तो अब इसके पास बचा क्या, किस फॉर्म में एनर्जी बची, हाइट की एनर्जी तो बची नहीं इसका, तो हाइट कम है इसकी। अब यहाँ पे प्रेशर के फॉर्म में भी एनर्जी नहीं बची क्योंकि तो बाहर आ गया। तो अब क्या फॉर्म बचा है इसके पास एनर्जी का, केवल काइनेटिक एनर्जी। तो ये एकदम तेजी से बाहर आता है। तो आई होप ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। ये डिस्कशन मैंने तो नहीं सुना है कभी, ये मैंने जस्ट, मतलब ये मेरा एक थिंकिंग का तरीका जिसके बेसिस पे मैं फिजिक्स सोचता हूँ, तो उसके बेसिस पे मैंने आपको सोच के बताया है। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है आपकी टर्बुलेंट फ्लो, मैंने आपको बताया था ना। ठीक है, उससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन होती है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, एक होता है रेनॉल्ड्स नंबर, रो वी डी बाय ईटा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि तुम्हारे पास जैसे कोई नल है, ठीक है, एक नल है, इसमें से कुछ पानी बह रहा है। तो देखो, तुमने नोटिस किया होगा कि तुम जब पहले पानी खोलते हो ना, जब नल नया नया खोलते हो, तो ये कुछ ऐसे बह रहा होता है स्ट्रीमलाइन वे में। ठीक है, एकदम मस्त प्यारा प्यारा, एकदम ट्रांसपेरेंट सा पानी नहीं दिख रहा था, मस्त एकदम मजा सा देख के। फिर तुम देखना कि जैसे हम इसकी स्पीड बढ़ाते हैं ना, नल थोड़ा और खोलते हैं, तो यार ये ऐसे ही हो जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता है, फिर एकदम से ऐसा ऐसा पानी नहीं हो जाता, व्हाइट कलर का हो जाता है, एकदम पानी दिखता ही नहीं क्या है। समझ रहे हो? याद करो, पहले तो एकदम ट्रांसपेरेंट पानी निकलता है, धीरे धीरे व्हाइट हो जाता है। तो ये चीज़ क्या बता रही है कि पहले आपका जो फ्लूइड का फ्लो था ना, लैमिनर था। लैमिनर मतलब एकदम ऐसे ऐसे, मतलब धारियाँ जा रही है पानी की। फिर क्या होगा कि आपने स्पीड बढ़ाई तो ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। इसमें भी नोट करना कि पहले ऊपर की तरफ जो होता है ना, ऊपर की तरफ यूजुअली थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, जैसे क्या होगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे से हो जाएगा, ऐसे जाके फिर ऐसे। ठीक है, ये भी नोट किया होगा तुमने। तो ये चीज़ जो होती है, ये होता है टर्बुलेंस। तो एक रेनॉल्ड्स नाम करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फॉर्मूला बताया जिसको कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। इन्होंने कहा कि ये नंबर जो है, ठीक है, ये बताता है कि आपका जो सब्सटेंस है वो कितना ये बताता है कि आपका जो सब्सटेंस है वो कितना टर्बुलेंट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रो जो है वो डेंसिटी है आपके लिक्विड की, वी जो है वो है आपका वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट, और डी जो है वो है डायमीटर ऑफ द स्ट्रीमलाइन। ठीक है, तो डायमीटर, जैसे अब ये वाला पॉइंट देखो, तो यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू हो जाएगी ये, यहाँ पे डायमीटर है ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे डायमीटर और कम। स्पीड की बात करें तो यहाँ पे स्पीड चलो ठीक है कुछ है, यहाँ पे स्पीड बढ़ गई, क्यों, √2gh, पानी फॉल हो रहा है ना, तो √2gh से स्पीड बढ़ेगी, और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये मैं बताता हूँ कि कंटिन्यूटी क्वेश्चन लगाओ यहाँ पे, तो यहाँ का डायमीटर अगर d है तो एरिया d² से वेरी करेगा इंटू V1। ठीक है,
इक्वल टू d2 स्क्वायर इंटू V2। इसका क्या मतलब है कि V इंटू डी जो है ना, तो आप ऐसा देखो कि V इंटू डी जो है वो वेरी किससे करेगा। अब जैसे D1 है वो इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ V2 बाय इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V1, ठीक है। यानी V1 D1 इज प्रोपोर्शनल टू रूट V1, यानी कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ना तो मैं स्ट्रीमलाइन की जो V इंटू डी वैल्यू है ना वो बढ़ जाएगी, ठीक है। समझे क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग डी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, क्योंकि एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट V1, ठीक है। तो यानी कि V1 इंटू डी वन इज प्रोपोर्शनल टू रूट V1, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यानी कि R इंक्रीजेस एज V इंक्रीजेस, ओके। अब तुम जैसे जैसे नीचे जाओगे भाई साहब, तो ये पार्टिकल फ्री फॉल कर रहे हो तो उनकी स्पीड बढ़ेगी नहीं क्या? बढ़ेगी स्पीड, है ना। जैसे टंकी खोलो ऊपर से तो ऊपर स्पीड कम है, नीचे स्पीड ज़्यादा होगी ना फ्लूइड की। तो इसका यह मतलब है कि जैसे जैसे पार्टिकल नीचे जाएंगे ना उनकी स्पीड, इनका ये चीज़ बढ़ेगा तो उनका ओवरऑल रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा, और रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा होता है मतलब कि आपका फ्लो टर्बुलेंट हो गया है, ओके। तो ये हम याद रखेंगे। अब ये जो ईटा है ये बेसिकली विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, रो भी कांस्टेंट रहेगा। अब ये जो आर है ना इसकी एक रेंज रहती है, मैं बता देता हूँ। रेनॉल्ड्स नंबर की सर्टेन वैल्यूज जो होती है ना उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि आपका फ्लो टर्बुलेंट होगा या स्टेडी या लेमिनर होगा। तो अगर वैल्यू जो है आपकी इस रेनॉल्ड्स नंबर की वो 2000 से कम है यानी कि आपका फ्लो स्टेडी है, ठीक है, मतलब लेमिनर है, मतलब इस टाइप का है प्यारा सा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 2000 से 3000 है मतलब कि ये कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है या बीच की चीज़ है। 3000 से ज़्यादा है यानी कि मतलब पूरा का पूरा तुम्हारा टर्बुलेंस इसमें हो गया। वैसे ये चीज़ याद करके मतलब नहीं है, ठीक है। कभी कभी इसमें हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, बट ये रटने वाली चीज़ होगी तो मुझे नहीं लगता जेई में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आने की फिजिक्स सेक्शन से। तो ये हमारा हो गया फ्लूइड डायनामिक्स। क्या क्या पढ़ा मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने शुरू किया प्रेशर से, ठीक है। प्रेशर के बारे में जाना, प्रेशर क्या होता है। फिर हमने देखा कि यार अपने फ्लूइड कोई होता है उसके अंदर हाइट के साथ किस तरह से प्रेशर वेरी करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जाना। फिर हमने देखा आपका ये पास्कल्स लॉ, ठीक है। उसके बाद हम आए नेक्स्ट मॉड्यूल पे जहाँ पे हमने थोड़ा बॉयंसी के बारे में जाना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह क्वेश्चंस किए उसके रिलेटेड। उसके बाद हम आए इस वीडियो पे, इसमें हमने आपको बताया कंटिन्यूटी इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन के बारे में बताया, उनसे कुछ लगाना रखा और रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में बताया। तो पहले चैप्टर में 4-5 ही फॉर्मूला है। प्रेशर का फॉर्मूला याद रहता है बचपन से, ठीक है। एक बॉयंसी का फॉर्मूला चलो नया कह सकते हैं, उसमें भी फॉर्मूला तो क्या ही है, वो कॉन्सेप्ट है कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद एक इक्वेशन जो आप कह सकते हो कि काम की थी, मे बी वो थी कंटिन्यूटी इक्वेशन, वो भी छोटी थी। बर्नौली इक्वेशन चलो बड़ी इक्वेशन है, और रेनॉल्ड्स नंबर, बस पूरे चैप्टर में कुछ है ही नहीं। रेनॉल्ड्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे जेई के अंदर डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड। रेनॉल्ड्स नंबर डायमेंशन लेस होता है, इसको यूज करके बहुत चीजें कर सकते हैं। क्यों डायमेंशन लेस? अगर आपको पता चलिए रेनॉल्ड्स नंबर है तो इससे आप ईटा का डायमेंशन निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ईटा का डायमेंशन मस्ट बी द सेम एज दैट ऑफ रो वी इंटू डी। रो वी डी निकाल लो, आ जाएगा, ठीक है। तो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस चैप्टर, ठीक है। अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे खतरनाक नहीं आएंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेनली बर्नौली से क्वेश्चन आते हैं, और बर्नौली और कंटिन्यूटी से भाई भाई हैं, और बॉयंसी से क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये रेनॉल्ड्स तो चलो ठीक है, कभी देख लिया तो देख लिया। मेन आपको मैं बताता हूँ, इसमें थ्योरी के लिए बहुत अच्छा सोर्स है HC वर्मा, ठीक है। आई थिंक अगर आप NCERT पढ़ोगे तो उसमें आपको थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा बता रखी है, जैसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे दे रखे कि पिस्टन कैसे काम करता है, ठीक है, इंजेक्शन कैसे काम, इस तरह की बहुत चीज़ दे रखी है। तो वो मुझे लगता है थोड़ा जेई से हटके है। HC वर्मा टू द पॉइंट रिलेवेंट है, और क्वेश्चंस भी इसमें ठीक ठाक है। इरोडो में बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा फ्लूइड की, HC वर्मा करना इज मोर देन इनफ आई गेस। क्वेश्चंस भी कर लेना तो बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली अगर मेरे पास टाइम है। IIT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं। वैसे तो देखो हर टॉपिक से IIT अच्छा क्वेश्चन ही पूछता है, बट फ्लूइड से स्पेशली मैंने देखा है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन सोर्स नहीं है। HC वर्मा एक फिर ठीक है, एक IIT के क्वेश्चन आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है।
एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़ लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।